हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो चैप्टर आज करेंगे 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, यानी देखा जाए तो संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर है, जिसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक और चैप्टर कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है संवैधानिक मूल्य। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। संवैधानिक मूल्य किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है, कि संविधान इसलिए बनाई जाती है कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और संविधान का महत्व भी यही रहता है। कोई भी देश संविधान इसलिए बनाता है कि उसे नागरिकों पे जो है कंट्रोल किया जा सके और ऐसा कुछ कार्य ना किया जा सके जो हमारे देश के हित के खिलाफ हो। तो इसलिए जो है संविधान का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर हम संवैधानिक मूल्य की बात करें तो ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि बहुत से ऐसे रूल हैं जो सही हैं, लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े नेता लोग भी उसको जो है खंडित करते हैं, और ये सही नहीं रहे। आप आगे चलिए, देखिए, पढ़िए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे संविधान में बहुत से रूल लिखे गए हैं जो आज के समय में उसको बिल्कुल ही नकार दिया गया है। और ये आम नागरिकों के द्वारा नहीं हो रहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के से हो रहा है, जो संविधान के रखवाले हैं, वो इन संविधानों को जो है खंडित कर रहे हैं। अब कौन कौन से संविधान है जो ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, पढ़िएगा तो समझ में बहुत कुछ आएगा। और इसके लिए आपको त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा, तो बने रहे। कहते ये कुछ ऐसे आदर्श को निर्धारित करता है जो देश और ऐसे देश का आधार बनाती हैं। जनरल सी बात है, संविधान जो है किसी भी देश का आधार बनाता है, जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। सामान्यतः एक देश लोगों के विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। एक देश होता है बहुत से जो है समुदाय से बनता है, और यह आवश्यक नहीं है कि ये लोग सभी मुद्दों पर आवश्यक रूप से एक मत हो, यानी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर एक ही मुद्दा हो, मुद्दे कई हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ जो है आस्थाओं में समझदारी करते हैं और संविधान सिद्धांत नियमों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा सेट प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर हम आम सहमति विकसित होती है। जर्नल सी बात है, बात एक रहेगी, अगर सबकी भलाई है तो एक ही बात पे सहमति विकसित होगी। लोग चाहे कि देश का शासन इतनी सहमति के आधार पर संचालित हो तो समाज आगे बढ़े। हर देश का यही एक कल्याणकारी विचारधारा होता है कि सारे आदर्शमयी रूप से चले और देश जो है आगे बढ़े, और यह सहमति उन आदर्शों पर भी बनती है जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ केंद्रीय संवैधानिक मूल्य हैं जो इसके विभिन्न अनुच्छेदों एवं प्रस्तावनों में जो अभिव्यक्त हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आप तुरंत यह कह देंगे कि सत्य, अहिंसा, शांति, सहयोग, ईमानदारी, आदर एवं दया मूल्य ये सारे होते हैं। आप ऐसे अनेक मूल्य की सूची बना सकते हैं। वास्तव में आम समझ के अनुसार मूल्य ऐसी चीज़ है जो बहुत आवश्यक है तथा इसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्व के लिए वांछनीय भी है। भारतीय संविधान में से सभी सर्वभौमी, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्य निहित होती है।
तो जनरल सी बात है, किसी भी देश में सत्य, अहिंसा, शांति, सहयोग, ईमानदारी, आदर और दया मूल्य होनी चाहिए। जनरल सी बात है। लेकिन आज के समय में देखें तो लोग कुर्सी के लिए इन सभी बातों को जो है खंडित कर रहे हैं और सभी बातों को परे रख रहे हैं। आज कुर्सी के लिए वो असत्य का सहारा लेते हैं, अहिंसा फैलाते हैं। देखा जाए तो हिंसा फैलाते हैं हर जगह। शांति की जगह अशांति का उन्होंने अनुचरण कर लिया है। सहयोग की जगह असहयोग का कर लिया है। ईमानदारी की जगह बेईमानी का रूल अपना रहे हैं। आदर की जगह निरादर और दया मूल्य की जगह जो है अदया मूल्य अपना रहे हैं। तो भारतीय संविधान में आजकल बहुत चीज़ों का जो है लोग खंडन कर रहे हैं और ये बड़े बड़े लोगों के द्वारा होता है। भारतीय संविधान हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं आम नागरिक तो आम होती है, वो तो हर चीज़ जो लागू होती है उसको पालन करते हैं। लेकिन ये बड़े लोगों को क्या किया जाए जो संविधान के एक बात को भी रख के अपने मूल्यधार पर नहीं चलते हैं। आए दिन उनके रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं और संविधान की बातों को खंडन करते हैं। अब इसी के अंतर्गत जो है सर्वैधानिक मूल्य तथा संविधान के प्रस्तावना। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट आया है, सर्वैधानिक मूल्य तथा संविधान की प्रस्तावना। क्या आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? और ऐसा पहले कहा गया है कि सर्वैधानिक मूल्य भारत के संविधान में सभी जगह प्रतिबिंबित है, लेकिन इसका प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन की जो है सम्मिलित किया गया है जिन पर पूरा संविधान आधारित है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें पूरे दस्तावेजों को जो है निर्देश सिद्धांतों की चर्चा होती है। यानी जनरल सी बात अगर हम करें तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना एक ऐसी प्रारंभिक जो है विवरण प्रस्तुत करता है जिससे पूरे दस्तावेज को जो है निर्देशी सिद्धांतों की चर्चा इसमें बखूबी की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसा ही है। इसमें सम्मिलित मूल्य के संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किया गया है। ये हो सकते हैं संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्राकृतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, मानवीय गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इन संविधान के मूल्य की चर्चा नीचे दी गई है, तो इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और हर एक पहलू को जो है समझने की कोशिश करेंगे। सबसे प्रथम यही आता है संप्रभुता। आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा, संविधान की प्रस्तावना तो आपने पढ़ा ही होगा। और यह भारत के संप्रभु पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यानी भारत को संप्रभु पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभु होने का अर्थ यह है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी संप्रभुता का मतलब यही होता है, ठीक है, कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है और सर्वोच्च सत्ता इसके पास है। सर्वोच्च सत्ता जो होती है इन्हीं के पास होती है। अर्थात भारत आंतरिक तौर पर सर्वशक्तिमान है। भारत जो है आंतरिक तौर पर सर्वशक्तिमान है तथा बाहरी दृष्टि से पूरी तरह स्वतंत्र है। यानी कोई भी इस पे जो है अपना जो है किसी तरह का जो है पराधीनता का बेड़िया नहीं जकड़ सकता। इसलिए भारत को संप्रभुता राष्ट्र बनाया गया है। यह बिना किसी हस्तक्षेप किसी देश या किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही देश के अंदर भी कोई इसकी सत्ता की चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर कोई भी सत्ता की चुनौती नहीं दे सकता। सर्वप्रभुता की यह विश्वास हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने का गौरव भी प्रदान करता है कि भारत के समुदाय जो है एक राष्ट्र है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक राष्ट्र है, लेकिन आज के नेता लोग भारत को कई राष्ट्रों में बदलना चाहते हैं। तभी तो वो भेदभाव जो हमारे लोगों में फैला रहे हैं। भारत एक राष्ट्र है और सदैव एक राष्ट्र रहेगा। यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से ये नहीं बताता है कि संप्रभुता कहाँ निहित है, किंतु वास्तव में हम भारत के लोग कहना इंगित करता है। हम भारत के लोग हैं, हम किसी धर्म के अंतर्गत नहीं हैं, हम सिर्फ भारत के लोग हैं। ये बात इंगित करता है कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और स्पष्ट है कि संवैधानिक पदाधिकारी एवं सरकार की सभी अंग लोगों से ही शक्तिशाली प्राप्त करते हैं। यानी देखा जाए सर्वोच्च पदाधिकारी जो है सरकार की सभी अंग लोगों से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अगर आप चुनिएगा नहीं तो उसको प्रभु सत्ता नहीं मिलेगी।
यानी जनता ने ही उसको शक्ति दी है। और देखिए कैसी विडंबना है, जो शक्ति देता है उसी के साथ ये लोग जो है दुराचार करते हैं। तो ये बहुत ही विडंबना भरी परिस्थिति है। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट आता है समाजवाद। आप यह जानते होंगे कि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता भारतीय परंपरावादी समाज में अंतर्निहित है। समाजवाद यानी समाज, यही कारण है कि समाजवाद को एक सर्वैधानिक मूल्य माना जा गया है और इस मूल्य का उद्देश्य सभी तरह की असमानताओं का अंत करने के लिए समाजी परिवर्तन को बढ़ावा देना इसमें प्रमुख रखा गया है। हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तथा समावित सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों तथा लोगों को निर्देश देता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध और समावेशी सामाजिक विकास की सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा लोगों को निर्देश देता है। और यह कुछ हाथों में धन या शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के निर्देश भी देता है कि सारे धन जो है शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रीकरण नहीं हो सकता है। अगर ये बात सत्य है तो आपको पता है आज हमारे देश में इक्का दुक्का व्यक्ति ही सर्वधनी संपन्न है, यानी सबसे अधिक धन एक ही दो व्यक्ति के पास है। तो इससे आप समझ सकते हो कि केंद्रीकरण के रोकने के निर्देश भी देता है। तो ये तो यहाँ पर संविधान के अंतर्गत बात को फॉलो नहीं किया गया कि एक ही व्यक्ति के पास जो है शक्ति और धन केंद्रीकरण रोकने का निर्देश भी देता है। संविधान के मूल्य अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देश तत्व को अध्याय में असमानता को दूर करने का संबंधित विशेष प्रावधान भी है। अगर आप नीति निर्देश सिद्धांत तत्व पढ़े होंगे तो इसमें समाजवाद के जितने भी असमानताएं हैं उनको दूर करने का प्रावधान सुनिश्चित की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और समाजवाद यहाँ महत्वपूर्ण रखता भी है। अब देखिए यहाँ पर राज्य के निर्देशित तत्व के अंतर्गत किए गए निम्नलिखित प्रावधान समाजवाद के मूल्य को बढ़ावा देता है। अगर हम अनुच्छेद आर्टिकल 38(2) देखें यानी 38(2) देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य विशेष तौर पर आय की असमानता को कम करने का प्रयास सदैव करेगा। यानी आय में जो इतनी डिफरेंस होती है उसको जो है असमानताओं कम करने का सदैव प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच ही प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास सदैव करेगा। तो ये हमारा जो है राज्य के निर्देश सिद्धांत में प्रमुख रखा गया है आर्टिकल 38(2) में कि सभी को जो है धन की असमानताओं को कम किया जाएगा या आय की जो असमानता इतनी दिखती है उसको कम किया जाएगा। लेकिन ऐसा आपको दिखता है? आज देखिए किसी के पास इतना सारा आय होती है, किसी के पास आय का होता ही नहीं है। तो भारत में ये असमानताएं अभी मौजूद अवश्य है। उसके पश्चात है राज्य अपनी नीति का संचालन विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को सामान्य रूप से जीविका को प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी भी नागरिक को जो है सामान्य जीविका प्राप्त करने का बिल्कुल ही अधिकार होगा। समुदाय की भौतिक संपदा या स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हित और सर्वोच्च साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाए जैसे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रीकरण न हो और पुरुषों और स्त्री दोनों को सामान्य कार्य के सामान्य वेतन हो। यह अनुच्छेद 39 में लिखी गई है। लेकिन अगर आप वास्तविकता में जानते हो और जानोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता होगा कि एक ही काम करने के लिए पुरुष और स्त्रियों में बहुत ही असमानताओं का भेदभाव आज के समाज में विद्यमान है। कहते हैं वही कार्य पुरुष कर रहा है तो उनका कोई और सैलरी दी जा रही है, वही कार्य स्त्री कर रही है तो उनको कोई और सैलरी दी जा रही है। कहते संविधान बनाई गई है लेकिन उसका जो है सही तरह से अनुसरण नहीं किया गया है। जब ये बात बड़े बड़े अधिकारियों तक जाता है तो वो सिर्फ डेट दे के टाइम दे के जो है उस बातों को जो है खंडित कर देते हैं और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। तो समझिए या समझिए कि आज हमारे संविधान का पालन क्या हमारा समाज कर रहा है और हमारे समाज के जितने भी बुराइयां हैं वो आम लोगों के कारण नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के कारण ये हमारे समाज में अपना जड़ जो है मजबूत करते चले जा रहे हैं और इससे हमारा देश में जो है बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देगा। तो इससे अच्छा है कि अभी इन रूल रेगुलेशन को तोड़ा जाए और सभी को जो है समानता का अधिकार भी दिया जाए।
उसके पश्चात है पंथ निरपेक्षता। देखिए ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्षता। हम सभी खुश हो जाते हैं जब कोई यह कहता है कि भारत में दुनिया का सभी प्रमुख धर्मों का निवास है। अब देखिए पंथ निरपेक्षता, ये शब्द से ही मुझे आज बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि पंथ निरपेक्षता, और ये कहाँ शब्द लिखी गई है? हमारे संविधान में। आखिर संविधान लिखते टाइम इस शब्दों का क्यों उच्चारण किया गया, पंथ निरपेक्षता? और जब उच्चारण किया गया तो आज के जो मंत्री लोग बन बैठे पड़े हैं, क्या उनको इस शब्द का अर्थ नहीं पता है? हम दुनिया में सब जगह खुश होते हैं और हम दुनिया वालों को ये भी कहते हैं कि हम प्रमुख धर्मों का निवास, हमारे देश में प्रमुख धर्मों का निवास है, कई धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, हम बहुत गौरव के साथ कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत की धरती पे आज पंथ निरपेक्षता का जो है पालन नहीं हो रहा है। इस बहुलता संदर्भ में पंथ निरपेक्ष का एक महान संवैधानिक मूल्य है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता है। अब देखिए ये शब्द उन सभी व्यक्तियों के लिए चोट पहुंचाएगा जो ये कहते हैं कि भारत हिंदुत्व राष्ट्र है। जब भारत हिंदुत्व राष्ट्र है तो यहाँ पर संविधान लिखने वालों ने पंथ निरपेक्ष क्यों बनाया और यहाँ क्यों ये शब्द लिखा कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होगा। लेकिन आज के नेता लोग सब इसको एक सोच दे रहे हैं, एक धर्म देने की विश्वास रखते हैं, जो कदाचित हमारे देश के लिए सही नहीं है। हम पंथ निरपेक्ष को हम सिद्धांतों को मानते हैं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग सही रूप रंग से, सही ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और किसी एक धर्म को निर्देश देना ये बड़े बड़े कानून निर्माताओं के लिए बहुत ही सोचनीय वाली बात है। क्योंकि जब हमारे संविधान में इस बात की कोई स्थान नहीं दिया गया है कि हमारा देश एक ही धर्म के मानेगा, तो आप लोग अभी क्यों मनवाने में लगे हुए हो और क्यों भारत को दो टुकड़े में बांटने के फिर से वही प्रयास कर रहे हो? कहते हैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप धर्म और जो आप इतिहास पढ़ोगे तब समझ में आएगा, और जब कानून को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये सारे रूल रेगुलेशन बड़े बड़े क्लासों में और बड़े बड़े जगहों पर पढ़ाई जाती है, लेकिन जब ये लोग बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं तो ये सारे रूल रेगुलेशन कहते हैं उनके जेब में रहता है, कभी फॉलो नहीं करते हैं। अगर ये बात फॉलो करते कि हमारे देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच को निर्देश नहीं करता है तो शायद आज के समय में ये शब्द कभी नहीं उठता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। गलत है। भारत सभी धर्मों के राष्ट्र है। यहाँ पर जितने भी धर्म रहते हैं सबका देश है और सब मिलजुल कर रहेंगे, यही यहाँ विचार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत राज्य धर्म के विरुद्ध है। यह अपने सभी धर्मों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का सामान्य हक प्रदान करता है। आप धर्म के प्रचार कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको जाना है, जिस धर्म में जाना है जा सकता है, इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है। साथ ही संवैधानिक धर्म आधारित किसी भी भेदभाव पर सख्त रोक लगाता है। यानी साथ ही संविधान धर्म पर आधारित किसी भेदभाव अगर कहीं होता है तो इस पर रोक लगाता है। लेकिन जो आज भेदभाव कर रहे हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग सब हैं और वही धर्म में भेदभाव कर रहे हैं, तो उन पे जो है कौन सख्त रोक लगाएगा? कौन लगाएगा? आम नागरिक ही लगा सकता है इस पे। तो जब इलेक्शन के टाइम आएगा तो इनको रखना ही नहीं इन पदों पे, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक धर्म के जो है विश्वास रखते हैं। लेकिन भारत जो है कई धर्मों की है। जब एक धर्म के राष्ट्र बनाओगे दूसरा धर्म जरूर उठ खड़ा होगा और ये कहेगा कि हमारा भी अलग धर्म बनाओ। तो ये गलत है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है और ये बात जो हमारे संविधान में बखूबी इस बात का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लोकतंत्र। प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है और लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि सरकार जो बनती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो तभी तो भारत एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है और अपना देश के शासकों पर निर्वाचित करती है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के लोग जो है इनके सार्वभौमिक व्यास मताधिकार
की व्यवस्था के आधार पर विभिन्न स्तरों पर शासन से भाग लेने के लिए निर्वाचित करती हैं। यानी देखा जाए तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 18 साल के जो उम्र हो जाता है वो व्यक्ति वोट देने के पुण्य जो अधिकारी हो जाते हैं और अपना जो है अपने मेंबर अपने राज्य के मेंबर को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और यह व्यवस्था एक व्यक्ति या एक मत के रूप में जाना जाता है, यानी एक व्यक्ति एक मत देने का प्रावधान है। अपना वोट जो है सही व्यक्ति को देने का प्रावधान होता है। लोकतंत्र वस्तु और समाज की निरंतर प्रगति में योगदान करता है तथा शांतिपूर्ण राजनीति जो है परिवर्तन को भी सुनिश्चित करता है। और यह विरोध को स्वीकार करता है तथा सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि लोकतंत्र कानून के शासन, नागरिकों के सराहनीय अधिकारों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष चुनाव तथा प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी भारत में देखा जाए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर किसी को भी अधिकार है अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए। और इवन कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेस, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन देखा जाए तो आज का अगर प्रेस देखिएगा तो आपको लगेगा कि सिर्फ एक या दो मंत्रियों के अंतर्गत ही चलाया जा रहा है। तो ये विडंबना है, हम इस पर अधिक नहीं बात करेंगे। आगे हमारा गणतंत्र बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। कहते हैं भारत केवल लोकतांत्रिक देश ही नहीं है बल्कि एक गणतंत्र भी है। गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक जो है राज्याध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति का पद वंशागत न होकर निर्वाचित है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति पद है वो वंशागत नहीं है, यानी कहते हैं फादर के बाद जो है सन बनेगा, सन के बाद उसका सन बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें यह है कि निर्वाचित होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं वैसे राष्ट्रपति भी निर्वाचित होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत एक गणतंत्र है, यहाँ पर राष्ट्रपति को भी जो है निर्वाचित किया जाता है। राजतंत्र में अध्यक्षता का पद वंशागत होता है। राजतंत्र में जो राज्याध्यक्ष होता है उसका वंशागत होता है। समझ सकते हो ना, अगर मान लीजिए कोई स्टेट जो है जहाँ पर राजतंत्र का जो है रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो फादर के बाद जो है सन बन जाएगा उसके पदाधिकार में, लेकिन ऐसा भारत में प्रावधान नहीं है। यह मूल्य लोकतंत्र को मजबूत एवं प्रामाणिक बनाता है और यहाँ भारत के प्रत्येक नागरिक राज्याध्यक्ष पद पर चुने जाने की सामान्य योग्यता रखता है। यानी कोई भी अगर राष्ट्रपति पद के लिए चुनित होता है तो उसको सामान्य योग्यता भी होना जरूरी है। और इस मूल्य का प्रमुख संदेश राजनीतिक समानता है। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि भारत में राष्ट्रपति पद जो होता है निर्वाचित पद्धति द्वारा चुना जाता है, वंशागत नहीं होता है। उसके पश्चात है न्याय। कहते हैं कभी कभी आप यह महसूस होंगे कि लोकतंत्र व्यवस्था में रहने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि नागरिकों को पुण्य न्याय मिलेगा ही। यानी देखा जाए तो कभी कभी आप सोचते होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि नागरिकों को पुण्य न्याय मिलेगा ही। अभी भी कई ऐसे मामले हैं जहां न केवल सामाजिक व आर्थिक न्याय बल्कि राजनीतिक न्याय भी नहीं मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, सही बात है। ऐसे बहुत से जगह हैं, बहुत से सिस्टम है, बहुत से ऐसे मामले हैं जिसका आज तक फैसला नहीं आया। कहते हैं 25-25 साल 33 साल हो जाता है लेकिन भारत में न्याय मिलना संभव नहीं होता है। और यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को संवैधानिक मूल्य का स्थान दिया था। यानी जो संविधान निर्माताओं ने इस बात जानते थे और उनको इस बात की समझ थी, ऐसा करके उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नागरिकों को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। यानी देखा जाए तो उन चिंतकों ने यही बात मुख्य तौर पर रखा कि भारतीय नागरिकों को दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। यानी जितने भी राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है लोगों को, वो सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। लेकिन आज देखा जाए तो लोग सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक नहीं होते। राजनीतिक नेता सब वो सिर्फ अपने ही भोग विलास में लगे रहते हैं। कहते हैं एक बार मैं मंत्री तो बन जाऊं, उसके बाद अपने घरों को सजा लूँगा, अपने द्वारों में 10-15 जो है 20 नौकर रख लूँगा और अपने घरों को जो है ऑटोमेटिक बना लूँगा। तो ये बात बहुत ही आज के समय में गलत है। आज देखिए जो भी राजनीति में जाना चाहता है सिर्फ
अपना जेब गर्म करना चाहता है, और यही मकसद उनका होता भी है। आज कोई अफसर बनना चाहता है तो उनका एक ही फोकस होता है, कैसे जो है घूस को अंदर रखें, कैसे हम करप्शन करें, कैसे हम घूस ले सभी से। आप कई मंत्रियों को देख लीजिए, कई जो है अधिकारियों को देख लीजिए, छापा मरवा लीजिए, आपको देखिएगा कि उनके आय से अधिक संपत्ति होगा ही होगा। क्या तो कई नामों से ले रखे होते हैं। अब देखिए ये कैसा न्याय प्रणाली है। आज जो भी बड़ा बनना चाहता है सिर्फ उसका एक ही मकसद है, अपना जेब गर्म होना चाहिए, चाहे जनता कहीं भी जाए। और ये देखने को हमें समाज में मिलता भी है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई न्याय के लिए ही चले जाइए, कोई पुलिस स्टेशन में ही चले जाइए, दो व्यक्तियों को जो सुलह कराने के लिए पुलिस वाले जो है अच्छे खासे रकम लेते हैं। जिसने अधिक रकम दे दिया, जिसने अधिक पैसा दे दिया, उसके फेवर में वो बोलने लग जाती हैं। ये प्रावधान हर जगह है, तो कहाँ का न्याय? आज तो न्याय मैंने कहा ना कि चंद इशारों पर चलती है या चंद पैसों पर चलती है। आज सच्चाई का कहीं भी कोई बोलबाला नहीं है। आज लोग डरते हैं पुलिस स्टेशन जाने से, क्योंकि उनको ने ये भी पता होता है कि वो पुलिस वाले क्या उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये सोचना उनके लिए बहुत ही दुष्कर्म हो जाता है। और कहते हैं रात में कोई अगर मामला हो तो जनरल सी बात आपको भी पता होगा कि रात में तो पुलिस वाले खा पी रखे होते हैं। अरे भाई, जब खा पी रखे होते हो तो आप लोग ड्यूटी पर क्यों हो? आप घर में जाकर सो जाओ। ये तो बात आपने सुना ही होगा ना कहीं कि रात में पुलिस नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो खा पी रखे होते हैं। जब खा पी रखे होंगे तो मान लीजिए कोई घटना घटा, अगर बहू बेटियों को पुलिस स्टेशन ले गया किसी मामलों में, फिर उनके साथ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। कहते हैं रक्षक कहीं भक्षक न बन जाए। तो न्याय प्रणाली कैसी है हमारी भारत की? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, एनालाइज करने वाली बात है। कहते हैं ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, और ऐसा करके उन्हें इस बात पर बल दिया जाता है कि भारतीय नागरिक दी गई राजनीतिक स्वतंत्रता समाज आर्थिक न्याय पर आधारित कई गई नई समाज व्यवस्था के निर्माण में सहायक हो गया। प्रत्येक नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को जो है न्याय मिलने का प्रावधान है, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, कहते हैं किसी भी कैटेगरी का हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैंने साफ शब्दों में ये बात आपको बता दी कि आज न्याय उनको मिलता है जो पैसे वाले हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं। आपने बहुत से केस देखे होंगे, बड़े बड़े लोगों के केस देखे होंगे। कहते हैं बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, फिर भी कोई न्याय नहीं मिलता उनको। ये देखने को आपको जनरली आज के जीवन में बहुत मिलते हैं, और आए दिन तो न्यूज़ यही चलता रहता है कि अमीर बाप के बच्चों ने ये सब कांड किया, उनको जो है पुलिस वालों ने छोड़ दिया। और आपने एक बात और भी नोट किया होगा, अपराध हो जाता है, अपराधी भाग जाते हैं। जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, जब न्यूज़ वाले का प्रेशर पड़ता है, जो जनता की प्रेशर पड़ता है, तो एक ही दो दिन में जो है बंदे पकड़ा जाते हैं और जेल में चले जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए, विचार कीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कहीं वो आम बंदों को पकड़ के जेल के अंदर तो नहीं रख दिए हैं और ज़बरदस्ती उनसे कबूला नामा करवा लिए हैं? ऐसा राजनीति में होता है, फिल्मों में भी आप देखते हो ऐसे। तो वास्तविक जीवन में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? जो अपराधी भाग गया हो और जैसे ही पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, अगले दिन ही जेल के अंदर बैठा पड़ा रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उस अपराधी ने पुलिस वाले से इजाज़त लेके भागा है, या पुलिस वालों को पता है कि वो बंदा कहाँ पर है? तो ये सब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये कैसा न्याय है? सोचिए, न्यायपूर्ण एक समाजवादी जो है समाज का आदर्श जो है भारतीय नागरिकों जो है प्रमुख मूल्य में एक है। तो देखा जाए, न्याय एक समानतावादी समाज का आदर्श भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्य में से एक माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी हमारा संविधान महान है, हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। कहते हैं न्याय तो सदैव महान रहा ही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से न्याय जो है आज सिस्टम खराब हो गया है। तो इसमें कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता जैसे आज़ादी, हम आज़ादी के लिए तरस गए थे। कहते हैं 250 सालों के जो गुलामी थी, तो उससे हमने मुक्ति पाई स्वतंत्रता पाके। प्रस्तावना में चिंतन और अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता को एक केंद्रीय मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है। स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली
चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना के फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और कहते हैं न जाने कितने देश प्रेमियों ने अपनी बलिदान दिया, तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और ये सभी समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित भी करना है कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्तियों के स्वतंत्र एवं सभ्य अस्तित्व के लिए आवश्यक कुछ न्यूनतम अधिकारों को मौजूदगी बिना लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक लोग पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम लोकतंत्र की जो विचारधारा लेकर चलते हैं वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके पास पश्चात है समानता। अन्य मूल्य की तरह समानता भी एक महत्वपूर्ण सर्वैधानिक मूल्य है। संविधान प्रत्येक नागरिक को उसके स्वतंत्र विकास के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करता है और एक मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है। आपको पता है प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का एक सम्मानजनक व्यक्तित्व है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी पूरी तरह से उपभोग कर सके, समाज में तथा देश में हर प्रकार की असमानता पर रोक लगा दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में असमानता, कोई भी प्रकार की असमानता पर देश में रोक लगाई गई है। अब देखिए ये बात कहीं हद तक आज झूठा साबित हो रहा है। असमानता आज देखिए जाके बाहर कितनी असमानता देखने को मिल सकती है, इसका आप वर्णन स्वयं ही नहीं करोगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बंधुता यानी भाईचारा। प्रस्ताव में भारत के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने का उद्देश्य से बंधुता के मूल्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। बंधुता का मतलब है भाईचारा, यानी कोई भी धर्म के लोग हों, हम भाईचारे के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे और साथ में रहेंगे। लेकिन आज कैसा सिस्टम है? आज सांप्रदायिक कट्टरपंथी, आज लोगों की कमी नहीं है। समाज में अगर जाके देख लीजिए, अब न्यूज़ पे जाके देख लीजिए, सब एक दूसरे को पता न किस किस नामों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाईचारा के तो मैंने कहीं शब्द ही नहीं सुना है। देखिए जाके समझ में खुद आएगा। और इसके अभाव में भारत के बहुलवादी समाज विभाजित हो रहेगा। अंतर न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रस्तावना ने बंधुता को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि आपको पता है न्याय, स्वतंत्रता और समानता तब पूरा हो सकता है जब बंधुता की भावना को हम महत्व देंगे। बंधुता को चरितार्थ करने के लिए समुदाय को छुआछूत का उन्मूलन मात्र पर्याप्त नहीं है, यह भी आवश्यक है कि वैसे ही सभी सांप्रदायिक कट्टरपंथी और स्थानीय भेदभाव की भावनाओं को समाप्त कर दिया जाए जो देश की एकता के मार्ग में बाधक है। अब देखिए आज के जनरेशन में, आज के टाइम में बड़े बड़े लोग सांप्रदायिकता, दंगे फसाद का सहारा लेते हैं, कट्टरपंथी की बातें करते हैं। कहते हैं जब उनके विचारधारा में संप्रदाय, कट्टरपंथी भेदभाव होगा तो शायद देश में बंधुता की भावना विकसित नहीं हो पाएगी। और ये देखने को भी मिलता है। आज जाकर देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में वो हिंदू वो मुस्लिम करके आपस में सांप्रदायिक दंगा फसाद करते रहते हैं और दिल्ली तो आए दिन दंगा फसाद का जड़ बन जाता है। तो ये कहाँ की कहते हैं बंधुता रहेगी और कहाँ की भाईचारा की भावना रहेगी। उसके बाद है व्यक्तियों की गरिमा। बंधुता को प्रोत्साहित करना व्यक्तियों की गरिमा को साकार बनाने के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किए बिना लोकतंत्र क्रियाशील नहीं हो सकता है और यह लोकतंत्र शासन की सभी क्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यानी व्यक्तियों की गरिमा बंधुता के ऊपर प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। बंधुता एक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बढ़ावा देता है और देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए एकता तथा अखंडता अनिवार्य है। अगर देश की हम स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते हैं तो एकता और अखंडता हमें रखना पड़ेगा। अगर हम हिंदुत्व राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश करें तो शायद भारत अखंडता के माला में नहीं पिरो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमें एकता और अखंडता अनिवार्य है, न कि हमें हिंदुत्व और मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। इसलिए संविधान देश के सभी निवासियों के बीच एकता पर विशेष बल देता है और भारत के सभी नागरिकों को यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश की एकता और अखंडता की रक्षा अपने कर्तव्य के रूप में करे। कहते हैं हर एक व्यक्ति को देश की एकता अखंडता की रक्षा करनी है। सभी नागरिकों को, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे बड़े बड़े लोग हों, कहते हैं सभी को ये करना पड़ेगा, तभी देश की एकता अखंडता सुरक्षित रह पाएगा।
उसके पश्चात आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अन्य प्रावधानों को प्रतिबंधित जरूर करती है। भारतीय संविधान राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रमुख है और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने के निर्देश भी देता है और इन मूल्य के अनुशासन बनाए रखना तथा इनकी रक्षा करना भारतीय के हितों में भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। उसके पश्चात है मौलिक कर्तव्य। कहते हैं भारतीय संविधान नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्य को भी निर्धारित करता है और ये सोच है कि मूल्याधिकार की तरह इन कर्तव्य को भी न्याय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान ने इन्हें मौलिक कर्तव्य का दर्जा जरूर दिया है और इसका इसलिए भी अधिक महत्व है क्योंकि इसमें देश प्रेम, राष्ट्रवाद, मानवता, पर्यावरणवाद, संपूर्णतापूर्ण जीवन यापन, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक मनोदशा और परिदृष्टि और व्यक्तिगत और सामूहिक श्रेष्ठता जैसे मूल्य प्रतिबंधित हैं। अब देखिए मौलिक कर्तव्य में कितनी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर उजागर की गई है। देश प्रेम, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, संदर्भपूर्ण जीवन यापन, लैंगिक असमानता, ठीक है, और वैज्ञानिक मनोदशा और परिवेश और व्यक्तिगत सामूहिक श्रेष्ठता जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूल्य तथा संविधान के प्रमुख विशेषता। मूल्य तथा संविधान की प्रमुख विशेषता। प्रस्तावना में निहित संवैधानिक मूल्य के अब तक के विवरण से यह स्पष्ट है कि यह भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। हर मूल्य के बारे में आपकी समझ और भी अधिक अच्छी होगी जब आप नीचे की दी गई चर्चा से पाएंगे कि संवैधानिक मूल्य भारतीय संविधान की सभी प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषता नीचे दी गई है। दोस्तों ये सारी विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं तब दुखी हो जाता हूँ जब ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसको मानते नहीं हैं और इस पर अलग ही अपनी थ्योरी देती हैं, जो गलत है। कहते हैं संविधान में जो लिखी गई है अगर हम उन्हीं बातों का अनुसरण करें तो हमारा देश पूरे विश्व में सर्वशक्तिमान, महत्वपूर्ण और विशेष हो जाएगा। लेकिन इन बातों का कभी भी हमारे बड़े बड़े लोग सब प्रमुखता नहीं देती हैं। सबसे प्रथम बात तो यही है कि हमारा संविधान लिखित रूप है। लिखित संविधान होना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले कहा गया है कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी भारत का संविधान बहुत लंबा है और इसमें प्रस्तावना देखा जाए तो इसको 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं, यानी 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट है। और ये मौलिक कानूनों का दस्तावेज है जो राजनीतिक पद्धति के प्राकृतिक तथा सरकार के अंगों की संरचना एवं क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौलिक कानून का दस्तावेज है जो राजनीतिक सिद्धांतों के प्राकृतिक तथा सरकार के अंगों की संरचना एवं क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं और यह भारत की लोकतांत्रिक राष्ट्र की व्यापक दृष्टि अभिव्यक्त करता है और यह नागरिकों के मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट भी करता है तथा ऐसा करते हुए उनमें केंद्रीय संवैधानिक मूल्य को प्रतिबंधित भी करता है। इसलिए हमारा संविधान लिखित रूप में रखी गई है और ये काफ़ी इसको महत्वपूर्ण भी बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनमनशीलता और नमनशीलता के अनोखी मिश्रण। अपने दैनिक जीवन में ये अनुभव करते हैं कि लिखित दस्तावेज में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो लिखित है वो लिखित है, उसमें आप कोई तरह के चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ तक संविधान की बात है, लिखित संविधान सामान्यतः मनमनशीलता होती हैं, इनमें बार बार परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान निहित है और ब्रिटिश संविधान जैसे अलिखित संविधान में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। यानी ब्रिटिश की शासन देखें, संविधान देखें तो अलिखित है, यानी वो रिटन रूप में नहीं है और इसको साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।
लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लिखित संविधान में संशोधित करना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर कई रूल रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। इसलिए देखा जाए तो अब तक मुश्किल से 18 संशोधन हुआ है, और भारत में देखें तो 300 से भी अधिक संशोधन हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, लेकिन वहाँ पर संशोधित करना बहुत ही कठिन होता है। किंतु भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह नमनशील है और न ही अमेरिका संविधान की तरह अनमनशील है। यानी देखा जाए तो भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह बहुत ही नरम है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह बहुत ही कठोर है। इसमें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया है कि इसमें निरंतरता के साथ परिवर्तन होते ही रहते हैं। भारतीय संविधान में देखा जाए तो आए दिन देखा जाए तो परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी गलत हुआ संविधान को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये देखा जाए तो भारत का संविधान बहुत ही लचीला है। भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधित किया जा सकता है, यानी 3 संशोधित करने का तरीका है। कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत के समर्थन से संशोधित किया जा सकता है, यानी संसद के साधारण बहुमत से संशोधित करने का प्रावधान है। लेकिन कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा तीसरे श्रेणी के प्रावधानों के संबंध में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य की स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी 2 तरीके हैं जिसमें संविधान का संशोधित किया जा सकता है। लेकिन इसमें देखा जाए संसद के साधारण बहुमत से, तो मान लीजिए जिसका सरकार है और संसद में सारे व्यक्ति उसी का है, तो इसको संशोधित करना बहुत ही सरल हो जाता है। अब जनरल सी बात है, जब सेंटर में उसकी सरकार है, तो अगर मान लीजिए राज्य में भी उसकी सरकार होगी तो जनरल सी बात है ये भी संशोधित करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में संशोधित करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, तभी तो वो पावरफुल कंट्री है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आए दिन रूल रेगुलेशन बदलते रहें तो इससे कानून नहीं बनती है, कानून का जो है खिलवाड़ हो जाती है। और इसीलिए अमेरिका में जो संविधान है वो बहुत कठोर है, तभी तो वो पावरफुल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, आप मौलिक अधिकार पद से परिचित अवश्य हो गए होंगे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग अध्याय है और इस अध्याय को भारतीय संविधान का अंतर्करण कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा शक्ति के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा भी करता है। यानी कोई व्यक्ति और गलत जो है शक्तियों का उपयोग कर रहा है तो उसको निरंकुश प्रयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा भी करती है। संविधान नागरिकों को राज्य के विरुद्ध और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी भी प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी भी प्रदान करता है और इन अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी प्रावधान है। और यह मौलिक अधिकार का मौलिक कर्तव्य कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य को प्रतिबिंबित करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार एवं मौलिक जो है कर्तव्य हमारे संविधान में निहित है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब देखिए भारत में ये भी प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व भी होते हैं। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक अन्य अध्याय है जिसका नाम राज्य के नीति निर्देश तत्व के रूप में जाना जाता है और यह भारतीय संविधान का एक अनोखी विशेषता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जाए। यानी भारत में सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जाए, साथ ही राज्य के नीति निर्देश तत्व राज्य की ऐसी नीतियों तथा ऐसे कानून बनाने का निर्देश देते हैं जिनसे जनता में गरीबी घटे तथा सामाजिक भेदभाव समाप्त हो। जैसा कि आपने भारत एक कल्याणकारी राज्य नामक पाठ में अवश्य पढ़ा है और भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना इस प्रावधान को लक्ष्य है। अब देखिए जनता में गरीबी घटे और सामाजिक भेदभाव समाप्त हो। जब बड़े बुद्धिजीवी ही इस बात का अनुसरण नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। जनता में गरीबी तभी हटेगा जब जनता शिक्षित होगी। जब जनता शिक्षित होगी तभी काम करेगी, लेकिन जब काम उपलब्ध होगा तभी करेगी ना। तो जनता में गरीबी कैसे घटेगी। कहते हैं आज देखा जाए तो गरीबी पर दिन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। आए दिन देखिए गरीबी की रेखा जो है बढ़ता चला जा रहा है और भेदभाव, सामाजिक भेदभाव वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पहले हमारे समाज में भेदभाव होता था, आज राजनीतिक तौर पे भेदभाव हो रहा है। तो ये बहुत ही दुष्कर्म और बहुत ही कहते बेकार कार्य है। कहते भारत को अगर हम कल्याणकारी राज्य बनाना है तो गरीबी घटाना है
और सामाजिक भेदभाव जो हो रही है समाज में उसको भी हटाना है, तभी भारत जो है कल्याणकारी राज्य बन सकता है। उसके पश्चात आता है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी संगठनात्मक व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्था के जो है विपरीत भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यहाँ राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और जिला स्तर एवं जिले निचले स्तर पर जो है अधीनस्थ न्यायालय है। यानी देखा जाए तो भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली व्यवस्था है, लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम अंग है, यानी एक ही अंग का ये कई पार्ट हैं और इस पदानुक्रम के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का उद्देश्य सभी नागरिकों को सामान्य तरह से न्याय दिए जाने की सुनिश्चित पैरवी करती है और इस व्यवस्था का सर्वोच्च संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित भी करती है, क्योंकि यह एकीकृत न्यायपालिका कार्यान्वयन तथा जो है विधायक प्रभावों से मुक्त होती है। यानी न्याय ही है जो किसी भी विधायिका के जो है प्रभावों से मुक्त है, यानी न्याय पर किसी भी तरह का जो है सरकार का दबदबा नहीं चल सकता है। न्याय स्वतंत्र है और इस पर किसी प्रकार का दबदबा जो है किसी भी विधायक और विधायिका का नहीं हो सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एकल नागरिकता। भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत में एक ही प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या आप इसका मतलब समझते हो? इसका अर्थ यह है कि भारत में सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो या वह कहीं भी रहते हो। अब कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सभी जो है भारत में जन्मे व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाते हैं और ये व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था से भिन्न है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका की जो वहाँ पर नागरिकता की बात है तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। वहाँ का व्यक्ति किसी एक राज्य का नागरिक भी है जहाँ वो रहता है, साथ ही वो संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। यानी देखा जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जैसे मान लीजिए भारत में अगर आप किसी राज्य के नागरिक हो, यानी बिहार के नागरिक, तो बिहार के भी नागरिक हो जाओगे और पूरा देश के भी होगे। ऐसा प्रावधान अमेरिका में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप किसी भी राज्य में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप सिर्फ भारत के नागरिक हो, यही प्रावधान है। लेकिन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में एक राज्य के भी नागरिक होगा और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक कहलाएगा। भारतीय संविधान द्वारा दी गई कई नागरिक निश्चित रूप से समानता, एकता और अखंडता के मूल्य की समझ बनाती है कि हमारा देश जो है समानता, एकता और अखंडता का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रही है। उसके पश्चात है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसे कि आप समझ गए होंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समाज न्याय के मूल्य की तरह संविधान की एक अन्य विशेषता जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यानी प्रत्येक नागरिकों को एक निश्चित उम्र यानी 18 वर्ष की हो जाने के बाद मतदान करने का अधिकार इसमें प्राप्त है। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसमें 18 वर्ष पूरा हो जाने के उपरांत नागरिक को जो है वोट देने का पुण्य अधिकार रहता है। इसमें कोई भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश अथवा जन्म स्थान और निवास स्थानों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो उसके प्रति जो है कार्रवाई भी किया जाएगा। इसलिए भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली व्यवस्थित है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली की प्रावधान भी किया गया है और इसके संबंध में व्यास चर्चा हम नीचे करेंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि संघीय व्यवस्था में राष्ट्र की एकता, अखंडता में संवैधानिक मूल्य प्रतिबंधित होती है, साथ ही उसमें शक्ति के विकेंद्रीकरण का मूल्य भी निहित होती है। सरकार के संसदीय स्वरूप में जनता में निहित उत्तरदायित्व और संप्रभुता के मूल्य प्रतिबंधित होती है। कहते हैं संसदीय प्रणाली का केंद्रीय सिद्धांत जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले विधायक के प्रति कार्य करने का उत्तरदायित्व होती है। यानी संघीय व्यवस्था, संसदीय सरकार भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी था जिसको हमने विस्तार पर चर्चा किया और हर एक पहलू को समझने की कोशिश किया। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का दिल से सहायता करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, बस व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाइएगा तो जो व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो ज़रूर देखेंगे और संकलन करेंगे, सोचेंगे। अगर उनके टॉपिक उनके लिए रहेगा, सही रहेगा तो ज़रूर देखेंगे। जर्नल सी बात है, आपने अपना कर्तव्य करना है। पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि बार बार कहने से ये होता है कि आपको समझ रहती है कि सेव करना ज़रूरी रहता है।
कि पहली बार वीडियो देख रहे थे, अगर बाद में चैनल को रिसर्च कीजिएगा तो शायद न मिले। अगर समझ में आ रहा है तो आपके लिए त्रिपाण आसन महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक की बहुत कुछ इसमें विद्यमान है। तो आप समझ जाइए कि 8th क्लास से लेकर आप MA तक त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, जो है आपको रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है, सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।